जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का शानदार सीरीज चल रहा है जो बेसिक टू स्टैंडर्ड हर टॉपिक को कवर करते हुए हम लोग चल रहे हैं शाम 6 बजे से। इससे पहले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच और ट्रांसलेशन में इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन प्लस स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य में भी हम लोगों ने काव्य साहित्य का पूरा सभी युगों को, कवियों, रचनाओं, इन सबको प्रमुख रूप से पढ़ लिया है। और हिंदी ग्रामर में हम लोग संधि खत्म कर चुके हैं, विलोम शब्द भी खत्म कर चुके हैं। ये हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का सीरीज में हम लोग वाइस पढ़ रहे हैं, वाच्य, जिसमें हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं कल वाली शाम क्लास में। आज हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे आसान कहीं नहीं, बहुत ही आसान शब्दों में एकदम से बेसिक से शुरुआत किया जा रहा है, आप लोगों को दिया जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने अब तक पूर्व की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सबके प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप उन समस्त क्लासेस को देख सकते हैं। और क्लासेस को देखने के साथ साथ आप लोग चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। और इस शुरुआत में हम लोगों ने कल पैसिव बनाने के समस्त नियमों को देख लिया था। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, उसके बिना आपका अधूरा रह जाएगा, आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब इसमें हम लोग पार्ट 2 में आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव पहचान को देख लें कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में बड़ा आ, बड़ी ई या फिर ए की मात्रा के साथ जाता है, जाती है, जाते हैं आदि शब्द आते हों, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में आते हैं। ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें, तो आप लोग फिर से देख लीजिए कि वाक्य की क्रिया के अंत में आ, ई, ए की मात्रा के साथ में जाता है, जाती है या फिर जाते हैं, अगर हिंदी में है तब। और इंग्लिश में हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस के पहचान में आप लोग जानते हैं इंग्लिश में कि डू या डज मिलता है या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें यस या ईएस का फॉर्म मिलता है। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में बेटा, जैसे एक्टिव वॉइस में जब हम होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, तो पैसिव वॉइस में सिंगुलर नाउन के साथ में या फिर ही सी इट के साथ। ध्यान रखना है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है या ही सी इट है तो उसके साथ पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया क्या लगेगी, तो इज लगेगा। प्लूरल नाउन है या फिर वी है, यू है या दे है तो उसके साथ में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आई एम लगेगा। एक्टिव वॉइस में आई के साथ में डू लगता है। दूसरी चीज़, एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगती है, लेकिन पैसिव वॉइस में बेटा सभी वाक्यों में, चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कोई भी वाक्य हो, सब में सहायक क्रिया जरूर लगेगी। और पैसिव वॉइस में कल मैंने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगता है, चाहे जो भी टेंस हो, तो इसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगा। चलिए पैसिव फार्मूला देख लेते हैं कि कैसे होगा, पैसिव को हम कैसे अरेंज करेंगे। तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, जबकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद में इसके अनुसार हम लोग इज या फिर एम या फिर आर में से कुछ लिखेंगे। फिर क्या करना है बेटा, तो फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेना है और उसके बाद में बाई लगा करके सब्जेक्ट लिख देना है। अब अगर वाक्य की क्रियाएं कुछ दूसरी हैं तो बाई नहीं लगता है, तब उसके अनुसार दूसरी सहायक क्रिया लगती है। और सब्जेक्ट के बाद में फिर क्या करेंगे, तो हम लोग वहाँ पर अदर वर्ड लिख देंगे, यानी जो कुछ भी बचेगा उसको हम लोग सबसे लास्ट में कर देंगे। तो ये तो हमारा हुआ पैसिव का फार्मूला। पैसिव के रूल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब देखा, मेन वर्ब देखा, पहचान देखा और उसके साथ साथ फार्मूला को देखा। आशा है इतना तक आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले पर, और अगले में क्या है, एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स क्या है बेटा, तो एग्जाम्पल्स में देख लीजिए। एक्टिव में कैसे, जैसे कहा गया ही राइट्स ए लेटर नाउ, वह अब एक पत्र लिखता है। क्या कहा गया, वह अब एक पत्र लिखता है। तो कौन लिखता है, जैसे इसमें देखिए, हमें इससे नहीं मतलब है कि कौन लिखता है, हमें यह मतलब है कि क्या लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है बेटा, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ए लेटर। क्या है ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने पहले लिख लिया। और उसके बाद में फिर हमने क्या किया, ए लेटर कितना है, तो एक है।
उसके अनुसार हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब क्या लिया, इज ले लिया। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखा गया रिटन। और मेन वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लिखा जाता है तो बाई लिख दिया। और जो इधर का सब्जेक्ट है इधर आएगा तो पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा और नाउ हो गया, यानी ए लेटर इज रिटन बाई हिम नाउ। ये आपका क्या बना पहले वाले वाक्य का। अब दूसरा देख लेते हैं एक और, जैसे इसमें कहा गया सी मेक्स टी इन द किचन, वह रसोई में चाय बनाती है। वो क्या बनाती है, तो चाय, यानी चाय की इंग्लिश क्या लिखी गई है, तो टी लिखा गया है। तो पैसिव में हमने ऑब्जेक्ट, एक्टिव के ऑब्जेक्ट है टी, उसको पहले लिखा, उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे, तो इज लिखे। उसके बाद मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो गया, तो क्या हो गया, टी इज मेड। अब बाई लगाएंगे किसके द्वारा, तो हर, यानी सी इधर है तो सब्जेक्ट है और इधर आएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में हर हो जाएगा। बाकी जो बच रहा है इन द किचन, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आशा है आप लोग इसे समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये तो हमने केवल अफर्मेटिव का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक्टिव में कहा गया कि आई डू नॉट नो हिम, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो कौन नहीं जानता है, तो मैं। अब देखिए किसे नहीं जानता, तो उसे, हिम जब इधर है ऑब्जेक्ट के रूप में है और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट का रूप लेगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के अनुसार इज लगेगा और इसमें देखिए डू के बाद नॉट है तो इसमें इज के बाद नॉट कर दीजिए तो ही इज नॉट। नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन होता है। अब देखिए मैंने कल आप लोगों को कुछ ऐसी क्रियाएं बताई थी जिनके साथ में बाई का प्रयोग नहीं होता, उनके अनुसार प्रीपोजिशन लगता है। तो नो के साथ में मैंने बताया था कि टू का प्रयोग होता है। और विशेष रूप से बोर्ड परीक्षार्थी ध्यान रखें, चाहे वो कक्षा 10 वाले हों चाहे 12 वाले हों, नो वाले वाक्य उनको जरूर मिलते हैं, अक्सर मिल जाया करते हैं। तो नो के साथ में टू लगता है तो क्या हो जाएगा, नोन टू मी, ही इज नॉट नोन टू मी। इसके बाद में और क्या बेटा, तो और एक्टिव में देखते हैं तो सी डज नॉट सिंग ये सॉन्ग, क्या कहा गया, सी डज नॉट सिंग ये सॉन्ग, मतलब वह एक गीत नहीं गाती है। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या नहीं गाती है, तो एक गीत, यानी ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले आए ए सॉन्ग। अब यहाँ डज नॉट है तो क्या हो जाएगा, इज नॉट हो जाएगा। अच्छा मान लो अगर नेवर वाला वाक्य होता है, यानी सी नेवर सिंग्स ये सॉन्ग, तो यहाँ पर इज नेवर कर दिया जाता, उसके लिए कोई विशेष फॉर्म नहीं है। अब सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो संग हो जाएगा बाई हर, यानी ए सॉन्ग इज नॉट संग बाई हर हो जाएगा। अगला देखें तो अगला क्या कह रहा है, एक्टिव। एक्टिव में है डू यू कॉल मी नाउ, क्या तुम मुझे अब बुलाते हो। क्या कहा गया कि क्या तुम मुझे अब बुलाते हो। तो जब पैसिव बनेगा तो देखिए इसमें डू लगा है यू के अनुसार और मी इधर आएगा तो आई होगा, तो आई के अनुसार क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो आई एम लगेगा, तो आई एम आई। कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा, बाई यू हो जाएगा। आशा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी भ्रम की स्थिति है तो ज़रूर बताएं। और चलते हैं हम लोग इसमें अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कह रहा है एक्टिव का कि डज मोहन रीड हिज लेसन, डज मोहन रीड हिज लेसन। तो जब पैसिव बनेगा तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो हिज लेसन है। अब डज है मोहन के अनुसार और हिज लेसन ऑब्जेक्ट है तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज होगा, पहले हो जाएगा। इज हिज लेसन रीड बाई मोहन, क्या अपना पाठ मोहन के द्वारा पढ़ा जाता है, ये आपका बन गया पैसिव। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए तो क्या है, व्हाई डज एनीवन वांट ट्रबल, कोई भी परेशानी क्यों चाहता है। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो व्हाई हो जाएगा, ट्रबल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज लगा तो इज ट्रबल वांटेड। देखिए मैंने आपको बताया था कि सम वन है, नो वन है, एनी वन है, समबडी है, एनी बडी है, एवरी वन है, तो ये सभी अस्पष्टकर्ता होते हैं और अस्पष्टकर्ता को हटा देती हैं। तो इन सबको क्या करेंगे बेटा, इन सबको हटा दिया जाएगा और क्या हो जाएगा, व्हाई इज ट्रबल वांटेड। फिर क्या कहा गया एक्टिव में देख लीजिए तो व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट। अब जब इसकी पैसिव बनेगी तो व्हेन इसमें है आपका, तो व्हेन यहाँ भी लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपका डू था दे के अनुसार और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज हो गया, तो इज क्रिकेट हो गया। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड और बाई देम,
ये आप लोगों का इसका बना। अब देखते हैं हु वाले वाक्यों के लिए। तो हु वाले वाक्यों का बेटा अलग तरीके से बनता है। अलग तरीके से कैसे? जैसे देखिए हु वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बाई हुम लिखेंगे, बाई हुम। उसके बाद में क्योंकि हु वाले में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता और उसी के अनुसार हो जाता है, तो क्या करेंगे बाई हुम। फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार इज या एम या आर लगेगा, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में जो कुछ भी बचेगा उसे लिख दिया जाएगा। या फिर आप क्या करें कि सबसे पहले हु ही लिखा रहने दें, इज एम आर लिख दें ऑब्जेक्ट के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट लिखें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन तब इसके बाद बाई अनिवार्य हो जाएगा और फिर जो कुछ भी शब्द हैं उन्हें लिख दिया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग फार्मूला को इसको समझ गए होंगे। चलते हैं अब हम लोग अगले पर। अगला क्या कह रहा है इसमें एग्जाम्पल हु वाले का देख लो। तो हु वाले में कह रहा है हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है। अब जब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हुम सबसे पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हु को बाई हुम के रूप में लिखा जाएगा और यू के अनुसार क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर यू कॉल्ड, बाई हुम आर यू कॉल्ड। अथवा क्या करेंगे, अथवा हम लोग हु लिखे रहने देंगे, उसके बाद यू के अनुसार आर और कॉल्ड, तब बाई यहाँ पर लिखेंगे। देखिए जब हम लोग बाई का प्रयोग पहले कर लेते हैं तो बाद में नहीं बाई लिखेंगे, और जब बाई का प्रयोग पहले नहीं करेंगे तो बाई का प्रयोग बाद में करेंगे। फिर एक्टिव में देखते हैं तो हु डज नॉट लर्न इट, इसे कौन नहीं याद करता है। अब जब हम लोग इसकी पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाता है, बाई हुम, फिर इज, इट के अनुसार इज लगा तो इज इट नॉट लर्न। देखिए डज नॉट है, सब्जेक्ट नहीं था, और जब इंट्रोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, तो इसलिए सब्जेक्ट नहीं था तो डज के बाद सीधे नॉट लिख दिया गया। लेकिन ऑब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट इट है, तो उसके बाद नॉट लिखेंगे। अथवा क्या करेंगे, हु इज इट नॉट लर्नड बाई। तो आप इस तरीके से पैसिव को चेंज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर मान लो आपको ट्रांसलेशन में पैसिव में ही ट्रांसलेशन मिल जाए तब क्या करेंगे। जैसे कह दिया गया आजकल धान बोया जाता है। अब भैया किसी के द्वारा बोया जाता है ये नहीं बताया गया, हालांकि किसान के द्वारा बोया जाता है, लेकिन इसमें द्वारा नहीं लगा। अगर द्वारा लग जाए तब तो आप समझ ही जाएंगे। तो देखिए यहाँ आ की मात्रा के साथ जाता है मिल रहा है ना, तो क्या हो गया, आजकल धान बोया जाता है। तो धान की अंग्रेजी क्या होती है, पैडी। पैडी एक वचन माना जाएगा। इज और सो मतलब बोना, SOW, सो मतलब बोना होता है, और उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोन हो जाएगा। और आजकल का नाउ ये डेज, यानी पैडी इज सोन नाउ ये डेज। फिर क्या है, तुम्हें अभी नहीं बुलाया जाता है, निगेटिव में है, तो क्या करेंगे, किसे नहीं बुलाया जाता, तुम्हें, किसके द्वारा ये नहीं बताया गया, तो क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे यू आर नॉट कॉल्ड नाउ, सीधे यू आर नॉट कॉल्ड नाउ। अब देखिए क्या माली के द्वारा फूल तोड़ा जाता है, यहाँ पर बताया गया कि किसके द्वारा, तो माली के द्वारा है, तो क्या करेंगे, इज फ्लावर प्लक्ड बाय द गार्डनर। क्या फूल माली के द्वारा तोड़ा जाता है, ये इसका डायरेक्ट पैसिव में ट्रांसलेट हो गया। और देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसे क्यों पीटा जाता है, यहाँ पीता नहीं बेटा पीटा रहेगा, क्या रहेगा, पीटा। उसे क्यों पीटा जाता है, तो व्हाई इज ही बीटन, क्या हो जाएगा, व्हाई इज ही बीटन। फिर क्या कहा गया, कुर्सी किसके द्वारा तोड़ी जाती है, कुर्सी किसके द्वारा तोड़ी जाती है, तो किसके द्वारा के लिए क्या लिखेंगे, बाई हुम। फिर इज चेयर ब्रोकन, क्या करेंगे, बाई हुम इज चेयर ब्रोकन। ये आप लोगों का बन गया। और ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, फार्मूलास और सारी चीज़ें। तो अब इनको आप लोग देखे होंगे, आशा है समझ गए होंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। और क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और किसी भी प्रकार का डाउट क्लियर करने के लिए या PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको भी जुड़ जाइए। और अभी फिर हम लोग मिलते हैं शाम 7 बजे से कक्षा 10 के इंग्लिश के साथ में, सप्लीमेंट्री रीडर का जो लेसन चल रहा है उसके साथ में। और शाम 7:30 बजे से आप लोगों से पुनः मिलेंगे हम कक्षा 12 के पोएट्री सेक्शन में कीपिंग क्वाइट पोएम के साथ।
तो तब तक के लिए वेट कीजिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।